नमस्कार साथियों, आज आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित है। आज का टॉपिक करंट अफेयर से रिलेटेड है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये आप लोगों को जानकारी है कि किस तरीके से वेनेजुएला में ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजोल्व हुआ, जिसके दौरान जो वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट हैं निकोलस मादुरो जो है अभी यूएस के कंट्रोल में है। तो वो सारे एक घटनाक्रम को देखेंगे कि किस तरीके से घटनाक्रम हुआ। हम लोग हिस्ट्री में भी जाएंगे कि किस तरीके से ब्राज़ील, वेनेजुएला या लैटिन जो अमेरिका के कंट्री हैं उनसे किस तरीके का अमेरिका का रिलेशन रहा है और क्या कारण है कि अमेरिका का इस तरीके से इंटरफेरेंस है। इस पर हम लोग यह भी पढ़ेंगे कि इसके रिप्लाई में चाइना या फिर रसिया क्या स्टेप लेता है, क्या यह ग्लोबल ऑर्डर को चेंज करेगा, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। इसका इम्पैक्ट इंडिया पर क्या पड़ने वाला है वो हम लोग देखेंगे। साथ ही इसके जो घटनाक्रम हुआ उसमें इंडिया का क्या स्टैंड होना चाहिए या ग्लोबल जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका क्या स्टेप होना चाहिए, ये सारी चीज़ों को हम लोग बहुत ही डिटेल से हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो बारी बारी से अब जो है स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग उस चीज़ को स्टार्ट करेंगे कि ये घटनाक्रम क्या हुआ। घटनाक्रम में अगर आप देखिएगा तो ये दिन है आपका 3 जनवरी 2026 की बात है। ठीक है, तो उस दिन हुआ क्या कि लगभग 150 एयरक्राफ्ट, अमेरिका का लगभग 150 से एयरक्राफ्ट जो है, मोर देन 150 से आपका एयरक्राफ्ट जो है वेस्टर्न हेमेस्फीयर के लगभग 20 एयरबेस के माध्यम से उनका जो है अटैक हुआ। ये अटैक कहाँ कहाँ पर हुआ? ये आपका अटैक जो सिर्फ यहाँ सीमित नहीं था कि जो निकोलस माडुरो है उनका जो फोर्टिफाइड जो सेफ हाउस था उन्हीं तक सीमित नहीं था, यानी कि जो मिलिट्री बेसेस थे वहां पर भी अटैक किया गया। आप समझ सकते हैं कि 150 से ऊपर एयरक्राफ्ट हुआ। यानी अमेरिका ये पूरे तरीके से तैयार था कि जब वो निकोलस माडुरो को जब वो वहां पर से आप कह सकते हैं कि जब अपने कंट्रोल में लेगा तो अगर किसी तरीके का रिटेलिएशन देखने को मिलेगा तो अमेरिका अच्छे तरीके से तैयार होकर गया था। तो यहाँ पर यह बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को समझना या इस चीज़ को देखना कि क्या एक महज जो है अमेरिका के द्वारा अभी तक ये कहा जा रहा है कि नारकोटिक्स का आप कह सकते हैं कि सप्लाई के चार्जेज हैं जो प्रेसिडेंट है मादुरो के ऊपर। तो इसको क्या जो एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है उसका एक्शन तक देखा जाना चाहिए या एक कंट्री का दूसरे कंट्री पर, क्योंकि एयर बेसिस पर भी अटैक हुए हैं तो उस तरीके से देखना चाहिए कि जो दूसरे कंट्री में जाके रिजीम चेंज की बात कही जा रही है। तो ये आपको दोनों चीज ध्यान में रखना है, आगे जाके हम लोग इस पर और डिटेल से चर्चा करेंगे। तो ये आपका 3 जनवरी 2026 को सुबह मॉर्निंग का लोकल समय था और वहां पर क्या हुआ कि जो अमेरिका का डेल्टा फोर्स है, ठीक है, जो वहां का स्पेशल जो फोर्सेस है उसको एफबीआई का सपोर्ट के माध्यम से वहां जो है सबसे पहले क्या हुआ कि जो फोर्टिफाइड हाउस जो है जो काराकस है, यानी कि वेनेजुएला का देखिए कैपिटल है काराकस, वहां पर जो मोड्रो का जो फोर्टिफाइड जो था वहां पर जो है अब बहुत कम समय में जो निकोलस मोड्रो थे उन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया और फाइनली वहां से फिर जो है यूएस के जो फोर्सेस थे उनको अमेरिका में न्यूयॉर्क में लेके गया। ठीक है, लेकिन वहां तक ही सिर्फ सीमित नहीं था। जो एयर स्ट्राइक जो है वो वेनेजुएला के जो मिलिट्री साइट्स थे जैसे फोर्ट्यूना है, ला कार्फोटा है, तो ये वहां पर भी जो है या अदर जो एयर डिफेंस के हैं वहां, यानी कुछ जो एक्सपर्ट है उसको अमेरिका का आप कह सकते हैं एज शक्ति प्रदर्शन भी कह सकते हैं, एज ए आप उस तरीके से भी देख रहे हैं कि अपने शक्तियों को प्रदर्शन भी कर सकते हैं। कुछ लोगों एक्सपर्ट का कहना है कि वहाँ रिजिम जो है चेंजेज की भी बात है। यूएस यह चाह रहा है कि वहाँ पर उनके इशारे पर चलने वाला जो लीडर हो वो वहाँ जो है लीड करे। तो ये सारी बातें अलग अलग एक्सपर्ट के अलग अलग व्यू है, आगे और डिटेल से देखेंगे। ठीक है, इसमें देखिए चार्जेस क्या लगे, प्लस जो ड्रग रिलेटेड जो भी एसेट्स है उन पर भी जो है आपका कार्रवाई किया गया। ठीक है, अब क्या होता है, इसके आउटकम क्या हुआ? आउटकम आपको जो देखिए यूएस कैजुअलिटी 0 रिपोर्टेड है। वेनेजुएला में जो है आपका 80 डेथ्स जो है अभी तक वेनेजुएला का जो लोग हैं उनका सूचना है। उसमें कुछ सिविलियंस क्यूबन लगभग 32 क्यूबन्स जो हैं उनका भी जो है वेरियस मीडिया के द्वारा जो है रिपोर्टेड किया गया। अब क्या हुआ कि जो निकोलस माडुरो हैं या उनकी जो वाइफ है, ठीक है, वो दोनों जो है सरेंडर किए और फाइनली वो अभी वर्तमान जो है यूएस कस्टडी में। आज उनका वहाँ पर कोर्ट में पेशी है। ठीक है, अब हम लोग बारी बारी से देखते हैं कि
जो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन इसको किस तरीके से जस्टिफाई करता है। देखिए, जो ऑफिशियल जो दिया गया है, ऑफिशियल ये कहा गया है कि पूर्व में ही 2020 में ही जो है आपका इन पर आरोप लगा हुआ था, चार्जेज लगे हुए थे नार्को टेररिज्म का, कोकीन ट्रैफिकिंग का, वेपन्स ऑफेंसेस का अमेरिका में। और उसी के आप कह सकते हैं कि उसके जो चार्जेज फ्रेम आप कह सकते हैं कि जो वहां पर चार्ज लगाए गए थे उसके आलोक में ही ये कार्रवाई हुई। यानी इसको अमेरिका ऑफिशियली ये डिफेंस कर रहा है कि यह एज ए स्टेट हमारा एक्शन नहीं लिया हुआ है, ये जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी होता है, जो इन्फोर्समेंट एजेंसी होता है, उनके द्वारा का यह एक्शन है। तो यहाँ पर जो वेरियस एक्सपर्ट ग्रुप है उनका यह चिंता है कि क्या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियां जो है क्या एक्स्ट्रा टेरिटोरियल यानी अपने टेरिटोरी से बाहर जाके इस तरीके का एक्शन ले सकता है। आगे हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि प्रेसिडेंट जो ट्रम्प है उनका क्या जो है इंस्टेंट है, उनका ये कहना है कि जो यूएस है टेम्पोरली क्या करेगा, वेनेजुएला को जब तक जो है सेफ प्रॉपर और जुडिशियल ट्रांजिशन नहीं हो सकता तब तक जो है यूएस जो है अपने कंट्रोल से उसको वेनेजुएला को रन करेगा, ठीक है। अब प्लस जो आप कह सकते हैं यूएस की जो तेल की कंपनियां हैं उनको रिबिल्ड करने का भी काम जो है अमेरिका करेगा। तो आप जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे ये देखिएगा सारा जो आपका गेम आपको दिखेगा, सारा जो पावर स्ट्रक्चर्स का दिखेगा उस एनर्जी सेक्टर को लेके दिखेगा कि किस तरीके से तेल को लेके, क्योंकि पूरे दुनिया में सबसे बड़ा जो है आपका आप कह सकते हैं कि ऑयल रिजर्व आपको वेनेजुएला में है, ठीक है। तो उसको कब्जे को लेके आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे हम लोग देखेंगे। अब देखिए क्या होता है, जो सेक्रेटरी हैं वहां पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो रूबियो हैं उन्होंने क्या दिया, इस जो घटना हुआ उसके बाद उनके द्वारा यह कहा गया कि हम लोग जो है अगर कोई भी जो नेबरिंग कंट्री है अगर उनके द्वारा असहयोग किया जाएगा तो हम इसका लेट हो सकता है, यानी उस पर भी कार्रवाई हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये भी कहा गया कि हम वार के मूड में नहीं है, लेकिन अगर किसी के द्वारा ये असहयोग किया जाता है तो ये जो है इसकालेट हो सकता है, ठीक है। तो ये आप समझ सकते हैं कि ये जो है स्पेशली जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो रूबियो हैं उनके द्वारा जो है ये रिमार्क्स है, स्पेशली जो कोलंबिया जो वहाँ का नेबरिंग जो कंट्री है उसके खिलाफ में यह स्टेटमेंट जो है अमेरिका के द्वारा दिया गया। तो इस सारी चीज़ों को देखो कि अमेरिका का क्या कहना है कि ये जो है चार्जेज जो लगाए गए थे उनके ऊपर जो कोकीन ट्रैफिकिंग का या नार्को टेररिज्म का, वेपन्स ऑफेंसेस का, उसके लिए किया गया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखें। अब देखिए ये सारे घटनाक्रम के बाद वेनेजुएला में क्या है, देखिए वेनेजुएला में आपको पता है कि जब राष्ट्रपति चले गए तो कंट्रोल किसी न किसी के पास तो होना चाहिए। तो वहाँ के कानून के अनुसार जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, जो उपराष्ट्रपति हैं, डेल्सी रोड्रिगेज जो है वो उनके द्वारा जो है आप कह सकते हैं कि शपथ लिया गया है और वो वहाँ पर एक्टिंग लीडर के रूप में काम कर रहे हैं। शुरुआत में उन्होंने कुछ बयान दिया कि जो है ये अमेरिका के द्वारा किडनैपिंग वगैरह किया गया, लेकिन वो बयान आप कह सकते हैं स्टेटमेंट धीरे धीरे वो चेंज हो गया और वो उसको जो स्टेटमेंट आने लगा वो डायलॉग यानी पोटेंशियल डायलॉग यानी कि अमेरिका से बातचीत किया जाएगा, इस तरीके का स्टेटमेंट जो है आने लगा, ठीक है। तो वर्तमान स्थिति वहां पर क्या है, जो पब्लिक का रेस्पॉन्स क्या है, आप समझ सकते हैं कि जहां पर भी अगर स्ट्राइक होगा, मिलिट्री बेसिस पे स्ट्राइक है, वहाँ के पब्लिक क्या होगा, दो तरीके का वहाँ पर रेस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। एक तो काराकास जहाँ पर कि अटैक हुआ तो आपको गलियाँ सुनने मिलेगी, लोग अपने आप को जो है फिर बाहर ना निकले इसलिए सामान को इकट्ठा कर रहे होंगे ताकि अगर इसका लेट होता है तो उनके पास खाने पीने के लिए बेसिक चीज़ें रहे, ठीक है। कुछ लोग खुशी भी मना रहे हैं क्योंकि है क्या कि जो वहाँ के निकोलस मडुरो जो प्रेसिडेंट थे वहाँ उनके ऊपर भी ऑथोरिटेरियन का जो है आप कह सकते के रूप में देखा जाता है, उनके ऊपर भी यह उस कंट्री में है कि वो भी डेमोक्रेटिक तरीके से रूल नहीं किए थे। वो जब राष्ट्रपति बने थे तो इलेक्शन को जो है रीग करके बने थे, तो वहाँ के जो अपोजिशन लीडर है वो खुश भी है और वो एक देख रहे हैं कि इसको एक अपॉर्चुनिटी है डेमोक्रेटिक सिस्टम में चेंज करने का। लेकिन उसी तरीके से जो लॉयलिस्ट है, जो समर्थक में है मॉडरो के, उनके द्वारा प्रोटेस्ट भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें जो है आपको वहाँ देखने को मिलेगा वेनेजुएला में, ठीक है। स्टेटस ऑफ मडुरो क्या है, मडुरो जो है अभी वर्तमान में जो है मेट्रोपॉलिटन जो डिटेंशन सेंटर है आपका जो ब्रुकिन है वहाँ पर है। आज उनका जो है अपियरेंस जो है कोर्ट के सामने होना है, ठीक है। इनिशियल कोर्ट उसको बोलते हैं, इनिशियल फेडरल कोर्ट, वहाँ पर अपियरेंस होगा। कोर्ट में क्या सुनवाई है तो क्या एक्शन होता जब आएगा तो हम लोग आगे उसके बारे में चर्चा करेंगे।
अब हम लोग देखते हैं कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या है। अब देखिए, जब इस तरीके की चीज़ें हुई है तो सबसे जो आपके दिमाग में आएगा वो क्या आएगा कि जो इंटरनेशनल स्तर पर जो बॉडी हैं उनके द्वारा क्या रिस्पॉन्स किया गया। तो देखिए, जो यूनाइटेड नेशन के जो आप कह सकते हैं जो सेक्रेटरी जनरल हैं, उनके द्वारा यह कहा गया कि यह बहुत ही डेंजरस प्रेसिडेंट, यानी बहुत ही खतरनाक प्रेसिडेंट है और इसके जो है बहुत ही वरिंग इम्प्लीकेशंस होते हैं, यानी इसके खतरनाक इम्प्लीकेशन हो सकते हैं इंटरनेशनल लॉ के लिए। जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कानून है उसके लिए बहुत ही खतरनाक, वो बताते हैं कि किस तरीके से कहने का है। ठीक है, अब जो है आपका वेनेजुएला या कोलंबिया के रिक्वेस्ट पर जो है इमरजेंसी सेशन जो है यूएनएससी का, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का बुलाया गया, जिसको कि रसिया और जो चाइना है के द्वारा भी समर्थन दिया गया। अब देखिए कि कौन कौन कंट्री के द्वारा इसका विरोध किया गया, यानी इस घटना को कंडेम किया गया। उसमें आपको रसिया, चाइना, ईरान, क्यूबा, ब्राज़ील, मेक्सिको, चिली, कोलंबिया, ये सब का मिलेगा। उसी तरीके से आप कह सकते हैं मिडिल पाथ या कॉशियस अप्रोच आपको यूरोपियन यूनियन का दिखेगा, जर्मनी का दिखेगा, फ्रांस का दिखेगा। जो कंडेम किए उनके द्वारा यह कहा गया कि यह किसी भी देश के सोवरेंटी संप्रभुता का जो है वायलेशन है और यह जो स्टेप है ये इंपेरियलिज्म का के स्टेप्स हैं। ठीक है, जो कॉशियस जो आप कह सकते हैं यूरोपियन यूनियन के द्वारा उस तरीके का व्यू लिया गया कि रूल ऑफ लॉ को जो है स्थापित किए जाने की ज़रूरत है। ये जो ट्रांजिशन होना चाहिए बहुत ही तरीके, यानी वो बहुत ही आप कह सकते हैं कि सॉफ्ट वर्डेड जो है, डायरेक्टली यूएसए को कंडेम नहीं किया गया है जो है जर्मनी, फ्रांस या जो भी यूरोप है, स्पेशली यूरोपियन यूनियन के जो भी कंट्री हैं। सपोर्ट क्या क्या किनके क्या द्वारा किया गया, जैसे एल साल्वाडोर है, अर्जेंटीना है, इनके द्वारा जो है सपोर्ट किया गया है अमेरिका के एक्शन का। ठीक है, अब देखिए इससे हुआ क्या, यूनिलेटरल स्ट्राइक। देखिए है क्या, इंटरनेशनल स्तर पर है जो है कानून में है, जो यूएन का एक चार्टर है आर्टिकल 2, उसके सबसेक्शन 4 आर्टिकल 2 का अगर आप देखिएगा वहाँ पर ये चीज़ें कहा गया है कि वहाँ आपको फोर्स यूज नहीं करना है जहाँ की किसी भी कंट्री के टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को अगर आप उसको वायलेट कर रहे हैं, यानी एक दूसरे कंट्री पर आप कब्जा करने के हिसाब से फोर्स का यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, या पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस जो है किसी स्टेट को अगर ये करना है, चेंज कर रहे हैं उसके लिए, यानी किसी कंट्री में फोर्स का यूज करके वहाँ पर सत्ता परिवर्तन या उस तरीके की चीज़ या अपने कब्जे में लाने का जो है नहीं कर सकते, यानी अगर उस तरीके का चीज़ को प्रोहिबिट करता है। तो ये जो स्टेप है इसको इस रूप में देखा जा रहा है कि जो यूएन चार्टर है उसका आर्टिकल 2 है उसका जो है वायलेशन है। ठीक है, तो ये जो है आपका, क्योंकि जो एक्शन लिया गया किसी कंट्री के अगर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पर को अगर वायलेट भी होना है तो देखिए कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बना हुआ है, वो उसको पास करेगा तब जाके वहां पर आप एक्शन ले सकते हैं। बहुत बार होता है कि कोई कंट्री देखिए एक्शन की बात करता है, तो वहां पर क्या होता है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसको अगर अप्रूव करेगा तो फिर वो क्या होगा कि लीगल तरीके से होगा, क्योंकि ये यूनिलेटरल लिया गया, अमेरिका के द्वारा खुद से एक्शन लिया गया। जो अन्य जो यूएनएससी के मेंबर्स हैं, चाहे वो फ्रांस है, चाहे चाइना है, रसिया है, किसी के द्वारा इसको अप्रूव नहीं किया गया। तो ये एक जो है आपका ब्रीच है इंटरनेशनल का। दूसरा क्या है कि ये डेंजरस प्रेसिडेंट है। होगा क्या कि अगर इस तरीके का चीज़ अगर होगा तो अगर कोई दूसरा कंट्री सपोज करके देखे कि मान लिया कि चाइना जो है ताइवान में इस तरीके की चीज़ को करे, रसिया जो है यूक्रेन में इस तरीके की चीज़ को करे, तो वो क्या होगा कि एक बहुत ही आप कह सकते हैं खतरनाक प्रेसिडेंट जो है देखने को मिलेगा। और ये पता नहीं करे, एक जो बहुत थिन लाइन है कि ये रिजीम चेंज हो रहा है या नारकोटिक्स को जो है रोकने का कदम लिया जा रहा है। बहुत ही जो लाइन है ये इस कदम के बाद से आप कह सकते हैं ब्लर हो गया है। ठीक है, तो इसके कारण एक नया टूल के रूप में जो अदर जो कह सकते हैं जो शक्तिशाली कंट्री हैं, चाहे वो चाइना है, रसिया है, उसके द्वारा इस तरीके का टूल का यूज करते हुए अपने जो भी उनके राइवल्स हैं या जहां उनका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो भी उस तरीके का चीज करके वहां पर रिजीम चेंज या अपने कंट्रोल में ला सकते हैं। तो ये बहुत ही खतरनाक स्टेप के रूप में इसको देखा जा रहा है। ठीक है, और ये कहता है कि इसमें जो है आपका मल्टीपोलरिटी, यानी कि कहने का मीनिंग है कि जो रसिया और चाइना है उसके पास भी इस तरीके का एक पावरफुल टूल मिल गया। ठीक है, और यूएस का जो हेगेमोनी है उसको भी क्रिटिसाइज उसके द्वारा इस के बाद जो है खुल के जो है चाइना और रसिया के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि यह जो स्टेप है ऐसा क्यों लिया गया। देखिए हुआ क्या है कि जो ट्रंप जब से आए हैं उनका फोकस जो है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का नेशनल जो सिक्योरिटी स्ट्रेटजी बना है उसमें वो एक बात पर फोकस किए हैं कि अमेरिका फर्स्ट,
यानी जो कोई भी तरीके का जो राइवल कंट्री है, चाहे वो चाइना है, रसिया है, उसको वो आप कह सकते हैं कि डिनाई करते हैं और अपना जो सुप्रीमेसी यानी अमेरिका फर्स्ट है उसको वो स्थापित करना चाहते। तो ये जो एक्शन है हो क्या रहा है, वेनेजुएला में अभी मैक्सिमम जो तेल जा रहा था वो चाइना ही जा रहा था। तो आप समझ के देख सकते हैं कि इस स्टेप के दौरान अमेरिका यह भी दिखाने की कोशिश कर रहा है कि अमेरिका फर्स्ट का पॉलिसी रहे, और आप कह सकते हैं कि पावर डोमिनेशन के रूप में भी जो है उसको देखा जा रहा है। ठीक है, अब इसमें जो है पोटेंशियल रिस्क क्या क्या है, रीजनल बैकलैश हो सकते हैं। ठीक है, जो कुछ कंट्री जो है उसको कंडेम करेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो है आपको जो रसिया है, चाइना है, ईरान है, ठीक है, तो एंटी यूएस जो भी रहेंगे उनको आप कह सकते हैं उस तरीके से एक गुट बनेगा और वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट का इशू आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। ठीक है, अब जहाँ पर भी आप देखिएगा कि अटैक होगा, वायलेंस होगा या इनस्टेबिलिटी बढ़ेगा, तो लोग क्या करते हैं, वहाँ से जो है वो इमाइग्रेट करते हैं। तो जो नेबरिंग कंट्री होगा, जैसे कोलंबिया है, वहाँ पर उसका प्रेशर बढ़ेगा, माइग्रेशन क्राइसिस होगा, वहाँ पर फूड सिक्योरिटी का इशू उठेगा। ठीक है, तो ये सारे चैलेंजेस जो है आपको देखने को मिलेगा, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो है आपको देखने को मिलेगा। अब ये सारे प्रोसेस के बीच में इंडिया का क्या जो है स्टेप रहा वो भी हम लोगों को समझना है। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इसको जो है अपना डीप कंसर्न जाहिर किया है और ये बोला है कि हम इस सिचुएशन को बहुत ही क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं और जो वेनेजुएला के जो लोग हैं उनके वेल बीइंग और सेफ्टी के लिए हम लोग जो है रीअफर्म हैं, उनके लिए हम लोग खड़े हैं और इसका निदान के लिए जो है पीसफुल डायलॉग की बात करता है कि शांतिपूर्ण तरीके से इसका निदान होना चाहिए। लेकिन साथ ही जो है आप यह भी ध्यान दीजिए कि इंडिया जो है न्यूट्रलिटी भी मेंटेन किया है, यानी यूएस का डायरेक्ट कंडेम नहीं किया है या नाम नहीं लिया, वाशिंगटन का कहीं नाम अपने स्टेटमेंट में या बयान में नहीं लिया गया। ठीक है, और यह जो इंडिया का ट्रेडिशनल जो पॉलिसी है कि दूसरे जो नॉन इंटरवेंशन का जो पॉलिसी है कि दो मैटर के बीच में इंडिया अननेसेसरली का जाके अपना टांग नहीं अड़ाता है, उस चीज़ को ये री इन्फोर्स कर रहा है या फोर्स का जो यूज है उसके अगेंस्ट रहता है, तो उस चीज़ को जो है डायलॉग पर फोकस कर रहा है, यानी जो हमारा सिद्धांत है विदेश नीति का उसको फिर से री इन्फोर्स कर रहा है। ठीक है, साथ ही जो है एक प्रेगमेटिक क्वेश्चन दिया गया है कि अभी एक एडवाइजरी जारी किया गया है कि वेनेजुएला में जो है आप अभी ट्रेवल से बचें। ठीक है, इस तरीके का जो है एडवाइजरी जारी किया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है आपको देखने को मिलेगा और बहुत ही स्ट्रेटेजिक तरीके से दोनों में से किसी ब्लॉक में इंडिया जो है अपने आप को शामिल नहीं किया। ठीक है, मतलब कॉशियस अप्रोच है। अब देखिए होगा क्या कि सबसे बड़ा हम लोगों के लिए क्या चिंता है कि इसके अटैक के बाद इंडिया का क्या असर होना चाहिए। देखिए, वर्तमान स्थिति में क्या है कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि अभी पूरा जो ग्लोबल स्तर पर अमेरिका के द्वारा पूर्व में ही इतना सैंक्शन लगाया गया था कि मात्र 1% के आसपास जो है पूरा आप कह सकते हैं जो ग्लोबल जो ट्रेड था उसमें 1% ही वेनेजुएला का जो क्रूड ऑयल का कारण था। ठीक है, और इंडिया साथ ही जो है अपना जो एनर्जी आप कह सकते हैं जो नीड्स है उसको डाइवर्सिफाई किए हुआ है। कुछ तेल अफ्रीका से आ रहा है, मिडिल ईस्ट से आ रहा है, रसिया से आ रहा है, वेनेजुएला से भी आ रहा है, तो यानी डाइवर्सिफिकेशन है तो बहुत अधिक फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ये सरकार एक डेमोक्रेटिक सरकार बनती है और अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है तो इंडिया, देखिए इंडिया का जो कंपनी है ओएनजीसी विदेश जो है बहुत सारा इन्वेस्टमेंट वहाँ करके रखा है। ठीक है, तो अगर स्टेबल सरकार मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलता है तो ह्यूज डिविडेंड जो है इंडिया को वहाँ से मिल सकता है और जो वहाँ पर पूंजी लगा हुआ है एसेट रिकवरी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इनस्टेबिलिटी रहेगा तो सारी चीज़ें जो है उसमें आप कह सकते हैं कि सब डिस्टर्ब हो जाएगा। तो एक स्टेबल सरकार अगर होता है तो वो जो है उसमें ये रहेगा। ठीक है, दूसरा ये कहता है कि वेनेजुएला में अगर स्थिरता आती है तो उसके कारण क्या हो सकता है कि क्योंकि चीपर जो है वहाँ पर क्रूड ऑयल मिलेगा और इंडिया को एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि वहाँ पर अपने एनर्जी सेक्टर को डाइवर्सिफाई कर सके। देखिए वेनेजुएला से मेनली और एक क्या फ़ायदा है कि जो देखिए क्रूड ऑयल में अलग अलग टाइप्स, अलग अलग जगह पर क्रूड ऑयल का टाइप्स बहुत अलग होता है। तो इंडिया में देखिए रिफाइनरीज भी है। ठीक है, यानी क्रूड ऑयल को देखिए रिफाइन जब किया जाता है तो अलग अलग प्रोडक्ट बनता है, जैसे पेट्रोल है, आप साइंस में पढ़ते होंगे कि लगभग 7-8 प्रोडक्ट्स बनते हैं। ठीक है, पेट्रोल है, डीजल है, क्रूड ऑयल से ही सारे चीज़ रिफाइन करके बनते हैं। ठीक है, लास्ट में आप ये भी जानते होंगे कि वेस्लिन टाइप के चीज़ भी बनते हैं।
तो ये इंडिया में क्या है, ठीक है, इंडिया में नेचुरली क्रूड ऑयल कम है, लेकिन बहुत सारे रिफाइनरी क्या करते हैं, क्रूड ऑयल वहाँ से लाते हैं और यहाँ पर रिफाइन करके फिर एक्सपोर्ट करते हैं। तो ऐसा रिफाइनरी इंडिया में ज़्यादा है जो वेनेजुएला का जो तेल के लिए, जो आप कह सकते हैं ये तेल ज़्यादा सूटेड है यहाँ के रिफाइनरी के लिए, उस हिसाब से जो कंस्ट्रक्शन है। तो ये एक मेजर जो है आप कह सकते हैं डिसएडवांटेज है इंडिया के लिए, ठीक है। आगे के लिए रास्ता क्या हो सकता है, अगर आप देखिएगा शॉर्ट समय में क्या हो सकता है कि हम लोग जो यूएस का जो प्रोसीडिंग है मादुरो के खिलाफ, उसको जो है मॉनिटर किया जाए। यूनाइटेड नेशन जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके सेशन जो है उसका जो भी रिजोल्यूशन होता है, ताकि वहाँ पर स्थिति जो है डिस्कलेट हो, जो ह्यूमैनिटेरियन जो क्राइसिस है वो कम से कम रहे, इन चीज़ों पर फोकस करने का ज़रूरत है। जो रीजनल पार्टनर है उनके साथ भी डायलॉग और इंगेजमेंट का ज़रूरत है, ताकि वो टेंशन वहाँ पर न बढ़े, ठीक है। उसके साथ जो है ट्रांजिशनल अगर हम देखें तो वहाँ पर जो है जो सरकार बने वो वेनेजुएला का बने, ऐसा ना हो कि अमेरिका बहुत लंबे समय तक वहाँ जो है ऑक्यूपाई करके रहे और अमेरिकन लेड वहाँ पर सिस्टम ना रहे, ठीक है, प्रोलॉन्ग जो है यूएस का ऑक्यूपेशन ना रहे, ठीक है। वहाँ जो है इलेक्शन जो है होना चाहिए, फेयर तरीके से होना चाहिए, और उस इलेक्शन का सुपरविजन जो है यूनाइटेड नेशन करे, ठीक है, या ऑर्गेनाइजेशन अमेरिकन स्टेट एक बॉडी है उसके द्वारा कराया जाए, ठीक है। और कुछ जो है आप कह सकते हैं कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर, यानी जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, आपको बताया ना कि मोडुरो को वहाँ पर इमेज है कि जो भी पॉलिटिकल राइवल्स होते थे उनको जेल में डाल दिया जाता था, मीडिया का सेपरेशन था। तो उस तरीके का चीज़ किया जाए कि जो डेमोक्रेटिक सिस्टम को प्रमोट करता है, जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे उन सभी को जो है आप कह सकते हैं कि रिलीज किया जाए, ये चीज़ें जो है वहाँ पर कराया जा सकता है, ठीक है। तो ये आपके स्टेप में से। और लॉन्ग टर्म में क्या है, लॉन्ग टर्म में तो जैसे रीजनल मेडिएशन जो भी हैं, ब्राज़ील है, कोलंबिया है, सभी के साथ मेडिएशन हो, उस सारे चीज़ों पर चर्चा हो, ठीक है। और जो सैंक्शंस जो लगाए गए हैं अमेरिका के द्वारा वो धीरे धीरे करके स्लोली जिस तरीके से रिफॉर्म होते जाए वो स्लोली प्रोसेस के माध्यम से उसको रिलीज़ किया जाए। जुडिशियल इंडिपेंडेंस जैसे वहाँ पर दिया जाने लगे, क्योंकि वहाँ क्या होता था कि ये कहा जाता है कि वहाँ जुडिशियरी भी जो सत्ता में बैठे लोग होते थे जिस अनुसार से चाहते थे जुडिशरी वही काम करता था। तो जुडिशियरी की इंडिपेंडेंट जैसे मिले तो सैंक्शन वहाँ पर थोड़ा कम होना चाहिए, डेमोक्रेटिक रिफॉर्म के दिशा में बढ़े तो फिर थोड़ा कम होना चाहिए, ताकि जो है वहाँ रिफॉर्म भी हो जाए और डेमोक्रेटिक तरीके से वहाँ चीज़ें भी हो जाए, ठीक है। तो ये लॉन्ग टर्म में स्टेप लिया जा सकता है। तो ये जो है बड़ा ही चैलेंजिंग समय रहा है। अब ये चीज़ें हम लोग देखें, लेकिन इस चीज़ को और अगर आपको अच्छा से समझना है तो थोड़ा सा इतिहास के चीज़ों को अगर हम लोग देख लेंगे तो और आप बहुत बढ़िया से आप जो है इन चीज़ों को समझ पाएगा। जो अब फर्स्ट हाफ में हम लोग देखें जनरली उन चीज़ों को देखें कि घटनाक्रम किस तरीके से चीज़ हुआ। अब हम लोग जो है थोड़ा सा देख लेते हैं इतिहास के पन्नों में पलट के कि किस तरीके से रिलेशन रहा। ये हम लोग चर्चा किए कि ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजोल्व किस तरीके से हुआ, ठीक है, रिजिम किस तरीके से कैप्चर हुआ। यूएस का जस्टिफिकेशन भी हम लोग चर्चा किए कि किस तरीके से नार्को टेररिस्ट जो रिजिम है उसको के लिए जो है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के द्वारा यह स्टेप लिया गया है, ठीक है। एक्स्ट्राडिशन हम लोग देख लिए कि किस तरीके से किया गया। अब देखिए क्या है कि देखिए हुआ क्या था कि 2024 में जो इलेक्शन हुआ था उसके बारे में एक मेजर इशू है, ठीक है, कि वो जो प्रेसिडेंट जो उसमें इलेक्शन बने थे, कहा यह जाता है कि वो ये जो पूरा इलेक्शन हुआ था बहुत ही फ्रॉड तरीके से, बहुत ही इरेगुलरिटी तरीके वहाँ अपनाया गया था। और उसको जब प्रोटेस्ट हुआ था तो सारे प्रोटेस्ट को दबा दिया गया था निकोलस मदुरो के द्वारा। तो ये एक चीज़ रहता है, ये कहा जाता है कि जो वहाँ के मेन राइवल जो भी लीडर थे, जैसे कि कुछ नाम चलता है मारिया कोरिना करके, इन सभी को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और जो सुप्रीम कोर्ट होता था वो वही करता था जो वहाँ की सरकार चाहती थी। तो इसीलिए यहाँ पर जुडिशियल इंडिपेंडेंस नहीं था और इस तरीके से डेमोक्रेसी वहाँ सही मायने में नहीं था, ये बातें कही जाती है। अब ये जो चीज़ स्टेप हुआ है उसमें 2024 में ये हुआ था कि वो अपोजिशन का कहना है कि उनका जीत हुआ था, लेकिन किसी भी तरीके के चीज़ को नहीं माना गया था। और जो भी मास प्रोटेस्ट हुआ था सभी को दबा के प्रेसिडेंट जो है मादुरो बने रहे थे, 2013 के बाद से वही थे, ठीक है। तो उनके ही प्रेसिडेंट रहते हुए ये चुनाव हुआ था। अब हुआ क्या था कि जब ये चुनाव होने वाला था उसके पहले ना उस समय अमेरिका में बाइडेन प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कुछ जो है सैंक्शन को ईज आउट किया था कि अगर आप सही तरीके से फेयर चुनाव कराइएगा तो ये उसके आलोक में कुछ चीज़ें जो है रिलैक्स किया गया था, लेकिन वो चीज़ें नहीं हुआ था। तो उसके बाद पुनः जो सैंक्शन है वो वेनेजुएला पे बढ़ा दिया गया था, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि
जब इस तरीके का चीज़ हो गया, इंटरनेशनल स्तर पे भी कंडेम किया गया था मदुरै के एक्शन को, लेकिन तब भी वो सत्ता में बने हुए थे। ठीक है, अब इन सारे चीज़ों के कारण देखिए हुआ क्या था, ये हम लोग देखते हैं। थोड़ा सा इतिहास में देखते हैं कि कैसे किस तरीके से रिलेशन रहा। देखिए डिप्लोमेटिक रिलेशन अगर देखिएगा वेनेजुएला और अमेरिका का तो लगभग 1835 ईस्वी से ही चल रहा है, लेकिन 1920 1920 में क्या हुआ ना, वेनेजुएला में ऑयल बूम आया, मतलब तेल से संबंधित एक्सप्लोरेशन वहाँ बहुत तेज़ी से बढ़ा। ठीक है, और उस समय से वेनेजुएला जो है एक बहुत ही की एनर्जी सप्लायर है यूएसए का। और आपको पता है कि एनर्जी का कितना इंपॉर्टेंस है किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट में। अब बहुत सारी कंपनियां, लगभग अमेरिकन कंपनियां वहाँ पर जो है उसको आप कह सकते हैं उसको लीड कर रहा था। तो जब तक अमेरिका का एनर्जी सप्लाई के रूप में जो है वेनेजुएला काम कर रहा था, तब तक रिलेशन बहुत अच्छा था। हुआ क्या कि 1970s के आसपास ना वहाँ नेशनलाइजेशन हुआ। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद की जो 1945 के बाद जो है वर्ल्ड लगभग दो ग्रुप में बटा हुआ था कोल्ड वार में। एक तरफ जो है सोवियत आप कह सकते हैं यूएसएसआर था, और दूसरी तरफ अमेरिका था। अमेरिका का आपको पता है कि कैपिटलिस्ट पॉलिसी है और ये सोशलिस्ट पॉलिसी था। तो ये सोशलिस्ट पॉलिसी को अपनाते हुए नेशनलाइजेशन आप कह सकते हैं कि 1970 में किया गया। यानी कि जो तेल पर प्राइवेट कंपनियां यूएस की जो आप कह सकते हैं कंट्रोल करता, अब वो सीधे सरकार को चली जाएगी। तो उसके बाद से रिलेशनशिप आप कह सकते हैं कि खराब होना चालू हुआ। और ये आप कह सकते हैं पूरा पीक पर कब गया, जब वहाँ पर ह्यूगो चावेज जो है 1999 में जब वो आप वहाँ प्रेसिडेंट बनते हैं, तो उनका जो सोशलिस्ट जो आइडियोलॉजी था प्लस जो उनका ये एंटी यूएस जो एजेंडा था, ये उसके कारण उन्होंने और क्या जो भी सोशलिस्ट उस समय के नेशंस थे, चाहे रसिया हो, क्यूबा हो, ईरान है, उस सभी के साथ उनका बहुत अच्छा वो लोग कोलेशन किए और वाशिंगटन को आप कह सकते हैं दूरी बनाए। उसके कारण क्या हुआ, यूएस जो है वहाँ पर कू का भी कोशिश करता है, यानी सत्ता को आप कह सकते हैं कि सत्ता पलट का भी कोशिश करता है, लेकिन यूएसए जो है फेल हो जाता है 2002 में। अब क्या होता है कि इसके बाद निकोलस मादुरो 2013 में बनते हैं। ठीक है, अब उस समय जो प्रेसिडेंट होते हैं यूएस के द्वारा इसको जो है नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट के रूप में देखा गया। और जो वेनेजुएला के ऊपर बहुत तरीके के सैंक्शन जो है 2017 से ही लगे हुए हैं। ठीक है, और जो आप कह सकते हैं जो है यूनाइटेड जो यूएसए है, वो जुआन गुआइडो करके जो है उनको जो है वो नेता मानता था, माडुरो को नहीं मानता था। और आरोप लगा 2020 में, अभी जो अरेस्टिंग हुआ ये इसी के उसमें हुआ, नार्को ट्रैफिकिंग का उसी समय 2020 में ही जो है उस समय आप कह सकते हैं कि आरोप लगा था कि नार्को ट्रैफिकिंग में इनका रोल रहता है। ठीक है, तो ये आपका जो हम बता रहे थे पहले, ये आपको घटनाक्रम से होता है। अब जब इतना तरीके का सैंक्शन होगा तब वेनेजुएला की स्थिति आप समझ सकते हैं। जीडीपी लगभग जो है आपको 75% वहाँ कोलेप्स हो गया। रिफ्यूजी की राशि दुनिया का कहा जाता है कि वन ऑफ द लार्जेस्ट जो है रिफ्यूजी की राशि देखने को मिलेगा 7 मिलियन, यानी लगभग 70 लाख रिफ्यूजी जो है वहाँ से मिसप्लेस हुए हैं। ठीक है, इकोनॉमी की अगर स्थिति देखिएगा हाइपर इन्फ्लेशन। ठीक है, मतलब पैसा का कोई वैल्यू ही नहीं रहा, हाइपर इन्फ्लेशन में वही होता है। ठीक है, यानी और जो भी बेसिक गुड्स हैं उनका शॉर्टेज हो गया, क्योंकि अब इकोनॉमी 75% आप जीडीपी किसी का कोलेप्स कर सकता था, आप समझ सकते हैं क्या स्थिति होगा। बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर क्रम्बल हुआ। ठीक है, ग्लोबल शॉकवेव में जो है हम लोग इस बात को चर्चा किए कि किस तरीके से जो है यह देखा गया कि जो सोवरेंटी है किसी नेशन का सोवरेंटी है उसको जो है ये आपका उसके अंडरमाइन करता है ये एक्शन। साथ ही यूएस का जो क्रेडिबिलिटी था कि वो इंटरनेशनल लॉ को मानता है उसमें भी डेंट पड़ता है इससे। ठीक है, इसके कारण रीजनल केओस भी बढ़ेगा, आप समझ सकते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट होगा तो माइग्रेशन बढ़ेगा। उसके बाद जो रिटेलिएशन भी हो सकता है पोटेंशियल, जैसे क्यूबा है, ईरान है। ठीक है, तो वो भी आप कह सकते हैं कि रिटेलिएट कर सकता है। ठीक है, उसके बाद जो रसिया या जो आप चाइना है वो भी इस तरीके का स्टेप जो है ले सकता है। ठीक है, तो ये सारी मल्टीपोलरिटी के बारे में भी हम लोग पूर्व में चर्चा कर चुके हैं। अब देखिए होता क्या है कि इसमें क्या होगा कि इसके कारण जो एनर्जी मार्केट डिस्ट्रप्शन कैसे होगा। देखिए ओपेक का वन ऑफ मेजर मेंबर है ये आपका, और ये कहा गया है कि जो वेनेजुएला में वन ऑफ वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रूवन जो ऑयल रिजर्व है वहाँ पर है। अगर वहाँ से आप सोचिए कि अगर सैंक्शन लगेगा मार्केट में नहीं जाएगा तो क्या होगा उसके कारण
ऑयल प्राइसेस बढ़ सकते हैं, ठीक है। ऑयल प्राइसेस बढ़ेगा तो उसके कारण जो कमोडिटी प्राइसेस होते हैं वो उन चीज़ों का बढ़ेगा, वो चीज़ बढ़ेगा। प्लस क्या होगा कि जो फूड सिक्योरिटी का इशू आएगा, ठीक है, क्योंकि चीज़ें लिंक होती है। तेल से ही तो सारा ट्रांसपोर्टेशन से लेके एक एक चीज़ लिंक होता है। तेल का दाम जब कभी भी बढ़ता है तो देखिए सारी चीज़ों के दाम बढ़ जाता है। तो ये सारा चीज़ देखने को मिल सकता है। उसके बाद क्या होगा कि अब देखिए होता क्या है था, अभी वर्तमान में क्या हो रहा है, जो जो वेनेजुएला का लगभग जो भी तेल अभी जा रहा है वो चाइना को जा रहा है, क्योंकि सैंक्शन लगा दिया है। तो किसी को हिम्मत चाहिए उस तरीके का कंट्री ही कि वहाँ से तेल खरीदे। अमेरिका ने तो सैंक्शन लगा दिया है वेनेजुएला से। तो होता क्या ना, चाइना जो है एक शैडो फ्लीट्स का यूज करता है। शैडो फ्लीट्स किसको बोलते हैं कि जो उनका जहाज होगा ना वो चाइना का फ्लैग नहीं लगाएगा, यानी आप कह सकते हैं फॉल्स फ्लैग लगा लेगा, ठीक है। जीपीएस जो है ऑफ करके चल, जैसे जब कोई भी शिप अगर चलता है पानी में तो उनको जीपीएस अपना ऑन करके चलना पड़ता है। उससे क्या होता है कि उसका पता चलता रहता है कि कहाँ का शिप है, कहाँ जा रहा है। तो ये सारा चीज़ जो है ये ऑफ करके चलता है जो भी जहाज यहाँ से तेल लेता है। और फ्लैग से क्या पता चलता है कि किस नेशनलिटी का ये शिप है। तो ये सारी चीज़ों को कह सकते हैं छुपा के सीक्रेट तरीके से चाइना जो है वहाँ से सस्ते दाम पर तेल ले रहा है। तो इससे क्या होगा, चाइना अब एनर्जी सिक्योरिटी अपना बढ़ा रहा है, क्योंकि वहाँ से वो लेकिन अब क्या स्थिति होगा जब वहाँ पर कंट्रोल यूएसए किया है। यह एक देखने की बात होगा कि चाइना उसको कैसे रिएक्ट करता और यूएस इसको किस तरीके से फिर रेस्पॉन्ड करता, ठीक है। तो ये हम लोग देखते हैं इंडिया के लिए जो है, अभी हम लोग चर्चा किए थे कि इंडिया सैंक्शन के कारण खुद ही जो है इंपोर्ट जो है लगभग बहुत कम हो चुका था, क्योंकि सैंक्शंस के कारण, ठीक है। तो यह कहा गया कि क्योंकि इंडिया डाइवर्सिफाई कर चुका तो इम्पैक्ट जो है बहुत ही मिनिमल होगा, ठीक है। तो इंडिया का डिप्लोमेटिक स्टांस क्या, ये हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि कंसर्न जाहिर किया है, वेनेजुएला वाला लोग के साथ बोला है खड़ा रहने के लिए, और नॉन इंटरवेंशन की पॉलिसी जो है इंडिया का जो लॉन्ग स्टैंडिंग पॉलिसी है वो, ये भी हम लोग चर्चा किए कि ओएनजीसी विदेश को बेनिफिट हो सकता है अगर वहाँ पर स्टेबल जो है सरकार बनेगा तो, ठीक है। वे फॉरवर्ड भी हम लोग चर्चा किए थे, कुछ नए पॉइंट्स अगर होंगे तो वो हम लोग जो है इसमें देखते हैं। जैसा कि क्या है कि कुछ बताया गया कि जो डेमोक्रेटिक जो मैंडेट है, यानी जो वहाँ पर इलेक्शन जब तक अब नहीं होता है सही तरीके से, तो जो 2024 में सही तरीके से जो चुनाव हुआ था अपोजिशन के द्वारा उसको जो है एक मौका दिया जा सकता है डेमोक्रेटिक सिद्धांत को। उसके बाद नया इलेक्शन जो है उसको सुपरवाइज किया जा सकता है यूनाइटेड नेशन या जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट के द्वारा। और वहाँ जो आप कह सकते हैं डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, चाहे वो जुडिशियरी हो या अनडेमोक्रेटिक जो स्थिति है वो उसको इम्प्रूव किया जाए, ह्यूमन राइट जो है वायलेशन कम से कम हो। तो इन चीज़ों के बारे में जो है वहाँ प्रयास करना चाहिए, ठीक है। रीजनल मेडिएशन की बात हम लोग कर चुके हैं। ह्यूमैनिटेरियन एड, क्योंकि जब अनस्टेबिलिटी आएगा तो उनको फूड सिक्योरिटी, हाउसिंग, जो माइग्रेशन होगा उन चीज़ों के बारे में जो है वहाँ फाइनेंशियल एड दिए जाना चाहिए। मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट का भी ज़रूरत है, क्योंकि जो वेनेजुएला का जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो आप कह सकते हैं टूट फूट गया है, वो नष्ट हुआ है, उन सभी को बनाने का ज़रूरत है, ठीक है। तो इसमें अमेरिका के साथ साथ अन्य नेशन भी आए हैं वहाँ पर इन्वेस्ट करें। और वेनेजुएला का जो ऑयल का एक्सपोर्ट है उसको फिर से री इंटीग्रेट कराया जाए इंटरनेशनल मार्केट में, ताकि फिर से जो है वो ग्लोबल जो ऑयल मार्केट है उसका पार्ट बने और उसको रिवाइव करने में वेनेजुएला के इकोनॉमी को हेल्प हो सके, ठीक है। तो ये है कि पाथ फॉरवर्ड है कि किस तरीके से डेमोक्रेटिक जो है हैंड ओवर करना है, साथ ही उससे भी बचना है कि बहुत लंबे समय तक जो है आपका अमेरिका जो है वहाँ पर कंट्रोल में ना रहे, ठीक है। तो इन चीज़ों को जो है ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये कहता है लास्ट में इस बात को कहता है कि आप देख लीजिए, एक तरफ जो है डेमोक्रेटिक अपॉर्चुनिटी, यानी जो मदुरे जो है वहाँ पर ऑथोरिटेरियन तरीके से, डिक्टेटर तरीके से वहाँ रूल कर रहे थे, तो ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजोल्व जो है एक मौका देता है कि फिर से जो वहाँ पर हॉस्टाइल रिजीम था उसको हटा के जो डेमोक्रेटिक तरीके से जो सरकार बने वो सत्ता में रहे, और जो वेनेजुएला को एक स्टेबल जो है एनर्जी प्रोड्यूसर के रूप में काम करे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक रिस्क भी है कि ऐसा नहीं हो कि जो इंटरनेशनल स्तर पर जो लीगल ऑर्डर है, जो रूल ऑफ लॉ का जो एक ऑर्डर बना हुआ है वो डिस्टर्ब हो, और साथ में जो चाइना या रसिया जैसे कंट्री हैं वो इसी तरीके का टूल यूज करके जो है अलग अलग रीजन में डीस्टेबलाइज रीजन को नहीं करें। तो इसलिए ये बहुत ही आप कह सकते हैं कि बहुत ही नाजुक समय है, और जो इंटरनेशनल स्तर पर जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उनको
आप कह सकते हैं एक ऐसा निर्णय लेने का ज़रूरत है ताकि एक बैलेंस्ड बहुत ही एक्शन लेने का ज़रूरत है, ताकि वहाँ पर डेमोक्रेसी स्थापित भी हो जाए और कहीं पर उस तरीके का इशू ना हो कि इसको फ्यूचर में इस तरीके का टूल्स बना के अन्य नेशन भी अपने जो भी नेबरिंग नेशन है उस तरीके का एक्शन उस पर लेके वहाँ पर जो है आप कह सकते हैं सत्ता परिवर्तन के बारे में सोच सकें। तो बाकी देखते हैं आगे किस तरीके का जो है इवेंट अनफोल्ड होता है, तो हम लोग उसके साथ आपके साथ डिटेल से आएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो है ये चीज़ें जो है बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये तब से चल रहा है जब से ये मुनरो डॉक्ट्रिन एक सुने होंगे हिस्ट्री में। मुनरो डॉक्ट्रिन वो था, उसमें अमेरिका यह कहा था कि जो भी लैटिन अमेरिका या नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के देश है वहाँ कोई भी यूरोपियन पावर्स अपना एक्सटेंस नहीं करेगा। तब से लगभग जो भी लैटिन अमेरिका के क्षेत्र वहाँ पर अमेरिका जो है अपना प्रभाव रखा है। और यह रिसेंट जो कदम डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा लिया गया है, आप कह सकते हैं कि उसी के अलाइनमेंट में है। अब यह ग्लोबल जो बॉडी हैं, इंटरनेशनल स्तर पर जो बॉडी हैं, वो किस तरीके से रेस्पॉन्ड करती हैं, क्या कंसेंसस बन के आता है फ्यूचर में, वो जब आएगा तो आपके साथ पुनः एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। तो थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करते हैं कि आपको इस टॉपिक के बारे में बहुत ही डिटेल से जानकारी आपको मिला होगा। और किसी भी अगर आपको चैनल पर वीडियो अच्छा लगता है तो काइंडली आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों के बीच जो है इसको शेयर कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कोई भी कमेंट अगर हो तो ज़रूर उस पर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो में हम लोग उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।